श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। पूरा देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष वापसी के लिए सभी राज्यों में प्रयास कर रहा है। जहां विपक्ष किसान, चुनावी बॉन्ड, चंडीगढ़ चुनाव, ईवीएम के सहारे सत्ता में आने से भाजपा को रोकना चाहता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी यूसीसी, सीए जैसे मुद्दों को लेकर के ये बताना चाहती है कि इस राज्य में नए भारत की शुरुआत हो चुकी है और वो कंटिन्यू रहेगी। हम कई विषय पे चर्चा करेंगे, किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5, केवल 5। लेकिन उस केवल 5 को भारतीय जनता पार्टी कितने सीरियसली लेती है, ये आपको दिखाई दिया होगा। बड़े नेता आते हैं, चुनावी दौरा करते हैं, चुनावी मीटिंगें होती हैं, और अक्सर आपने सुना होगा कि मोदी जी का प्रिय स्थल उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ है। तो 5 सीट के लिए जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मुस्तैद और इतनी तैयारी के साथ काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनका नारा इस बार 370 और 400 का है, एनडीए 400, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो हर सीट पे कितनी मेहनत कर रहे होंगे। हम 5 सीट पे भी बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की वापसी की भी बात करेंगे और विपक्ष की तैयारी पे भी बात करेंगे। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। कांग्रेस की युवा नेता और अक्सर आप देखते होंगे अमनदीप सिंह बत्रा जी। अमनदीप बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ जब इस राज्य के निर्माण की बात चल रही थी, राज्य की मांग चल रही थी, तो सबसे ज्यादा मुखर होकर के अग्रिम पंक्ति में यूकेडी थी। यूकेडी की युवा नेत्री नेहा उनियाल जी। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करेंगे। और उत्तराखंड आपने देखा होगा कि जितने भी राज्य बने, उस राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बड़ी मजबूती से सामने निकल के आई। लेकिन उत्तराखंड में अगर यूकेडी मजबूत नहीं हो पाई तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी अगर हाशिए पे है तो उसका क्या कारण होता है। सबसे पहले हम नेहा जी के पास है। नेहा जी, 5 सीटें लोकसभा की हैं और पूरा देश लोकसभा में की चुनाव में जाने की तैयारी में है। विपक्ष सेंट्रल विपक्ष की बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस आत्मविश्वास के साथ चुनाव में आ रही है कि पूरी देश की अगर हम बात करें, केवल उत्तराखंड की करें, तो वो मान के चल रहे हैं 5 सीट उनके पास आएगी। तो इस लोकसभा चुनाव में यूकेडी की क्या भूमिका होगी? नेहा जी। जी, बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज, जहाँ पे चुनावी माहौल है, चुनाव की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से 5 ही सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये निर्णय हो चुका है और निश्चित रूप से वर्तमान को इस समय पर स्थानीय मुद्दों के साथ हम अपने प्रत्याशियों को वोट के लिए हम उतार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि सत्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय पर स्थानीय मुद्दों पे बात करनी है, जो कि इस टाइम पर सत्ताधारी नहीं करना चाहते। और उसके लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका जो आजकल राष्ट्रीय विपक्ष में जो राष्ट्रीय पार्टी बैठी है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वे एक मरी हुई पार्टी के ही रूप में है। तो इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी को निश्चित रूप से आगे आकर के वर्तमान में बहुत जरूरी है। यदि हमें यहाँ की अस्मिता को बचाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर सामने आकर के अब अपने सत्ता को देखें। आज तक, इससे पहले पूर्व में, मैं संजय जी आपको बताना चाहूंगी कि उक्रांत ने कभी भी सत्ता का लोभ नहीं रखा। यदि रखा होता तो निश्चित रूप से वह पहले भी और मुझे आपके कुछ और प्रश्न का भी उत्तर आपको स्वतः मिल गया होगा। लेकिन मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि जिस समय पर, जिस तर्ज पर उत्तराखंड बना था और उस समय पर, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता जी के रूप में पहले भी ये चीज आप ही के चैनल पे शायद हो चुकी है कि कुछ विधायक आए भी थे, उनकी संख्या इतनी नहीं थी, क्योंकि, लेकिन हम आज वर्तमान समय में, क्योंकि हमने दोनों ही पार्टियों को देखा, हमने उनके ऊपर पहले भी विश्वास जताया, और क्योंकि उक्रांत एक क्रांति दल के रूप में
उभरा है। आज से नहीं, 1960 से हमारी जंग यहाँ पर होती आई है, समय समय पर होती आई है। और लेकिन क्योंकि अब पार्टी की जरूरत है और इस प्रदेश की जरूरत है कि हमें ऊपर आकर के इसको सत्ता भी संभालनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार हैं। और 5 ही सीटों पर हम जिला स्तर पे हमने अपने प्रत्याशी हम लेकर आएंगे और निश्चित रूप से उसके लिए लड़ेंगे। और यहाँ की जनता को भी हम जन जन को इस चीज के लिए संबोधित भी कर रहे हैं और जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीजें कार्यवाही है उनमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम इसको लड़ेंगे। अमनदीप जी, पूरे देश में आप नारा लगा रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ है, संयुक्त रूप से आप सत्ता से लड़ने जा रहे हैं। यूकेडी महत्वपूर्ण पार्टी है। यूकेडी आपके साथ जाने की कौन सी बात करे, आपको मित्र पार्टी के रूप में देखती है? छोटा सा कमेंट, फिर हम आएंगे सीधे मुद्दे। देखिए, अभी जैसे बिल्कुल सही कहा आपने भी, यूकेडी से हमारे बीच में नेहा जी के द्वारा कहा गया कि हम मित्र पार्टी हैं। कांग्रेस में तो हंसने की विषय है ये, क्योंकि अगर ये इस प्रदेश में रह रहे हैं और प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल को, मैं समझता हूँ कि धुतकार दिया है और किस प्रकार से आज ये पानी मांगने, मैं बात रख लूं, बिल्कुल बिल्कुल इनके मतलब मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता ने इस प्रकार से धुतकारा है कि आज ये पानी लायक मांगने लायक नहीं रहे हैं। और आज नेहा जी अगर इतने बड़े मंच पर बैठ कर ये बात, इतने बड़े मंच पर ये बैठ के बोलेंगे कि कांग्रेस विपरीत पार्टी है, मुझे आप एक चीज बता दीजिए, प्रदेश का जनहित का कौन सा मुद्दा होता है जो उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा उठाया जाता है? आज हमारे प्रदेश में इतने जनहित के मुद्दे हैं, कहाँ आपकी उत्तराखंड क्रांति दल की, आप मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ आपके कौन से अखबार के कि कौन से अखबार में आपकी कोई बाइट छप रही है, कौन सा प्रवक्ता आपका बोल रहा है या कौन सा उसकी बात कर रहा है। तो आज ये जो आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए मुद्दे पर छोटा कमेंट ले लें, फिर सीधे हम उस पे आएंगे। हाँ जी जी, देखिए मैंने अभी नेहा जी ने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखिए, जिस प्रकार से बिल्कुल यही बात है कि पानी मांगने लायक आप नहीं रहे हैं और आज आपकी वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जो फ्रस्ट्रेशन होती है, आप उसको बोल रहे हैं। देखिए, मैं एक युवा हूँ और अगर मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि आपका कौन सा प्रवक्ता मुद्दे को उठा रहा है, आपका कौन सा नेता सड़क पर उतर के बोल रहा है कि ये जनहित के मुद्दे हैं, और जो पक्ष में पार्टी बैठी है, सरकार में बैठी है, सरकार में जो पार्टी बैठी है उस कौन से पर खिलाफ जा रहे हैं? आप मुझे एक बार बता दीजिए कि यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल का सैकड़ों युवा, सैकड़ों नेता, सैकड़ों लोग, कार्यकर्ता आज इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। अरे आपकी से तो आपका, मैं समझता हूँ कि जो चुनाव चिन्ह वो छीन लिया गया और आप बातें कर रहे हैं विपरीत पार्टी। विपक्ष आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। जिस प्रकार से हम मुद्दे उठाने का कार्य करते हैं, जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको तो आप सपने में भी लड़ सकते हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, बहुत बड़ा आपका अधिवेशन समाप्त हुआ। आप लोग मैं समझ से आपके साथी लोग गए थे, बहुत सफल आयोजन हम लोगों ने देखा भी। और मोदी जी ने कहा कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं, कमल लड़ेगा। तो ये माना जाए कि फिर वही मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में वापसी करना चाहते हैं आप। दूसरी तरफ बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न आजकल हर आदमी पूछना चाहता है, जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, दोनों प्रश्नों का जवाब चाहेंगे सर। कि पहाड़ पे पहाड़ की राजधानी हो, गैरसैंण राजधानी तो बन गई। बजट सत्र की अगर बात आई तो उसको आपने कहा कि इस बार भी देहरादून में ही बजट सत्र किया जाएगा। एक तरफ आप जो उत्साह उम्मीद लेकर के दिल्ली से आए हैं, उस उत्साह उम्मीद को आपने कमल के सहारे सत्ता में वापसी की बात की है। एक दूसरा, गैरसैंण को फिर गैर क्यों कर दिया साहब? संजय जी, बारी बारी एकदम सर, सीधे डिस्कशन बस में सर। 17 और 18 तारीख को राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा अधिवेशन, जिसमें 10,000 के आसपास हमारे तमाम सांसद, विधायक, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और तमाम मेयर, पंचायतों सभी ने शिरकत की, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और तमाम बड़े जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो केंद्र का नेतृत्व करते हैं, ऐसे तमाम लोग, आदर्शन सभी को मिला। एक
पूरी तरह से ऊर्जा से लबरेज हमारा कार्यकर्ता वापस आया है और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक 140 करोड़ देशवासियों को का अभिवादन किया है, उनका कुशल क्षेम पूछा है और उन सबको अपनी ओर से नमस्कार भेजा है। मैं भी प्रधानमंत्री जी की ओर से तमाम 140 करोड़ देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से नमस्कार करता। अब हम बात आगे की करते हैं। 10 साल का हमारा शासन पूरी तरह से बेदाग, जबकि यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो 65 साल की जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें थी या अन्य जो भी सरकारें थी, उनमें रोजाना अखबारों का पन्ने पूरी तरह से भरे होते थे। आज घोटाला हुआ, आज ये भ्रष्टाचार हुआ, आज ये डील हुई, आज ये स्कैम हुआ, आज अखबारों की सुर्खियां होती हैं। देश 11वें नंबर से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आज बड़े बड़े महाशक्तियों ने माननीय मोदी जी को मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित किया। आज भारत का मान और सम्मान ऊंचा हुआ। 5 जो हमारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, यूएई, उनकी सरकारों ने सर्वोच्च सम्मान देने के लिए माननीय मोदी जी को दिया है। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात, मोदी है तो मुमकिन है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ऐसे समय पर युद्ध विराम करते हुए जो भारत के हजारों बच्चे थे यूक्रेन में पढ़ने वाले, उनको सेफ पैसेज देकर भारत लाना, ये माननीय मोदी जी का जलवा है। और 140 करोड़ लोगों का मस्तक जो ऊंचा हुआ है। और यदि हम इसके अलावा देखें, अभी बिल्कुल 2-3 दिन पुरानी बात है, जो 8-9 सैनिक जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया था कतर में, तो उन लोगों का मृत्यु दंड माफ कर उनकी सजा माफ करवा देना, ये प्रधानमंत्री जी का एक जलवा। और जो प्रधानमंत्री जी को जो प्रधानमंत्री जी की एक बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उसका परिणाम है। जिस तरह से 3 करोड़ महिलाओं को आवास, 14 करोड़ महिलाओं को अपने घर से नल और नल से जल, शौचालय, 25 करोड़ बैंक खाते, 10 करोड़ उज्ज्वला, नारी शक्ति सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाना, 15 करोड़ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, जो हमने 2 प्रश्न किया था उसमें छुट्टी बढ़ाने का जो काम हमारी सरकारों ने किया, और राम मंदिर 5 सदियों के इंतजार के बाद बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 65 साल घोटाले भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 370 से मुक्ति देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 4 दशक बाद 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 3 दशक बाद महिला आरक्षण देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 7 दशक बाद करतार कॉरिडोर, 7 दशक बाद करतार कॉरिडोर में सीधे दर्शन के लिए हमारे सिख भाइयों को उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है। 80 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। इन तमाम बातों को दृष्टिगत करते हुए जनता ने पहले भी मोदी सरकार पर विश्वास आगे भी मोदी सरकार को पूरा अपना विश्वास। ठीक है मैं और 5 सीटें जितने अंतर से हम पिछली बार जीते थे,
उससे 2 गुने अंतर से इस बार भी हम लोग जीतेंगे। अभी प्रश्न एक और किया था आपने, आपने कहा था श्रीमान, आपने कहा था यह पर्वतीय राज्य है, आपने गैरसैंण को गैर क्यों कर दिया, ये प्रश्न किया था। तो इसका उत्तर भी ले लीजिए मेरे से। हमने कोई गैर नहीं किया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आपने सत्र की बात करी थी, तो जब सत्र होता है, सत्र आरंभ होने से पहले पक्ष के और विपक्ष के तमाम विधायक और तमाम नेता प्रतिपक्ष सबको बैठाया जाता है, सबसे राय मशवरा किया जाता है। आगामी ये होने जा रहा है, सत्र होने जा रहा है, इसको कहाँ पे करना चाहिए, इसमें क्या क्या बिंदु आने चाहिए। सर मैंने एक प्रश्न ले लेना, उसका जवाब उसी में चाहिए जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ। हम विकसित भारत, विकासशील भारत कहे जा रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है, और हम जो आदमी चुनाव में जा रहा है, जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, आप कह रहे हो उसका चेहरा, उसका नाम मत देखिए, आप कमल का चुनाव चिन्ह देखिए, मोदी जी का चेहरा देखिए। कल जो प्रतिनिधित्व करेगा, जो लोकसभा जीत के आएगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। हम उसको ना देखें कैसा आदमी है, क्या जवाब देगा, क्या काम करेगा। लौटूंगा मैं आपके पास, इसका जवाब चाहिए। नेहा जी, अमनदीप ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप मुद्दों को लेकर के सजग नहीं रहते, आप आंदोलन करते हैं, लेकिन सही मुद्दे सही समय पे नहीं करते। गैरसैंण में राजधानी प्रयास आपका, मोहर भारतीय जनता पार्टी की, अब उसके बाद वहां राजधानी की घोषणा हुई, और उस राजधानी में आज सत्र को नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने जो अमनदीप की बात है उसको प्रमाणित कर दिया कि इतना बड़ा निर्णय, और आप लोग सड़क पे नहीं उतरे, क्यों नहीं उतरे? ये एक ही नहीं, बहुत सारे हैं। गैरसैंण तो ये इनका अभी विधानसभा, ये जो अभी विधायकों की बैठक के अनुसार उन्होंने जो ये कहा कि वे अस्वस्थ हैं और पहाड़ नहीं चढ़ सकते, लेकिन वे राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच गए। तो ये तो सीधी सी बात है कि ये मुद्दा बिल्कुल है गैरसैंण के लिए, और हम समय समय पर इसको बिल्कुल उठाते आए हैं, सड़कों पर भी आए हैं। पर मुझे लगता है कि बड़ी ही विडंबना है ये आज की वर्तमान की, कि विपक्ष जो कि अपने आप को एक बहुत ही भूमिका में इस समय पर बैठा है पूरे देश के अंदर, उनको ये दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और उक्रान केवल एक गैरसैंण के मुद्दे को ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। आज भी यहाँ पे जिस समय पर ये मुद्दा तो मैम आप लोग का था ना, पहाड़, हमें तो अभी तो आज तो पहाड़ पे हमारी राजधानी, मतलब हमारी राजधानी भी पहाड़ पे, बिल्कुल और आपके उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने एक रूप दिया। उन्होंने घोषणा की कि वहां पे राजधानी बनी, और राजधानी बनने के बाद वो राजधानी का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यूकेडी जो कि अपने आप को पहाड़ और पहाड़ वासियों की हितैषी करती है, सड़कों पे क्यों आज नहीं उतरी? अमनदीप का प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। सर, हम अब इनकी अमनदीप जी की बात को बड़ी सहनशीलता के साथ मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारा परसों और कल भी हमारा कोटद्वार में भू कानून, अंकिता भंडारी और गैरसैंण, तीनों के मुद्दे पर हमने अभी तक निकाली, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ संजय जी कि ये केवल आज ही का मुद्दा नहीं है। गैरसैंण ये टॉपिक आज इसलिए उठ रहा है, केवल ये जो इतना बढ़ चढ़ के अमनदीप जी कह रहे हैं, ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज तो जो बीजेपी के इनके जो विधायक है, जो विधानसभा जो बजट सत्र को करने से, जो उनको पहाड़ चढ़ने से झिझक है, या यूं कहें कि उनको पता है कि वहां पे जीवन बहुत कठिन है, तो उनको, और क्योंकि उन्होंने कोई व्यवस्थाएं तो वहां पे की नहीं है, ना तो उन्होंने अस्पताल खुलवाया, ना ही उनको मालूम है कि अगर वो बीमार हो भी गए तो वैसे तो उनको जल्दी नहीं है पहाड़ की, लेकिन उनको ये पता है कि यदि बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे। तो ये सीधी सी बात है कि इसलिए उन्होंने आज गैरसैंण हो रहा है, लेकिन हम उक्रान के अंदर उक्रान गैरसैंण को हमेशा देहरादून से बाहर नहीं निकला करो कभी, सर देहरादून से बाहर नहीं निकला करो, देहरादून से बाहर नहीं निकला करो, और जाकर देखिए 5 मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खोले गए हैं। तमाम सीएससी पीएचसी सेंटर में पर्याप्त डॉक्टर है, पर्याप्त इंस्टीट्यूट है, पर्याप्त सुविधाएं हैं, और आप यहाँ पर झूठ की दुकान चलाने बैठ जाती हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में
तमाम, अभी आप कह रहे थे हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं, उस समय सत्ता के लिए आपके विधायक मंत्री पद एक्सेप्ट करते हैं और उस समय पूरी तरह से आप लोग मौन हो जाते हैं, उस समय कहाँ गया था गैरसैंण का मुद्दा? क्यों नहीं गैरसैंण का आपने मुद्दा उठाया? क्यों नहीं गैरसैंण का मुद्दा उठाया? क्यों नहीं राजधानी का मुद्दा उठाया? और राजधानी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, विशेष दर्जा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, और औद्योगिक पैकेज देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी आपने अपनी बात को रखा बिल्कुल। और ये संजय जी ये वही यूकेटी पार्टी है, ये वही यूकेटी पार्टी है जो आंदोलन के समय पर लगातार एक नारा दिया करते थे, दिल्ली पोर्ट पेचिंग पास, चाइना के एजेंट है, दिल्ली पोर्ट पेचिंग पास, चाइना के एजेंट। शर्म आनी चाहिए आपको, धिक्कार है आपको। प्रदेश के दरबार में आज आपको जीरो पे लाके और कितने सुन तो लीजिए प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बातें बहुत अच्छी बात है। हमको ये कहते हैं कि आज विश्व पटल पर हमारा देश बहुत अग्रणी भूमिका में है, और हम प्रधानमंत्री जी के लिए हृदय से उसका धन्यवाद भी करते हैं, उनका सम्मान भी रखते हैं। वे खाली आप ही के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी इसी देश के वासी हैं। पर सर, जब आप प्रदेश की बात करते हैं, हमारे प्रदेश को लेकर के जब आप बात करते हैं, तो सर आप मुझे आपकी एक भी लाइन में हमारे प्रदेश के मुद्दे कहाँ है सर? आप मुझे बताइए, धामी सरकार राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए उनकी पूरी टीम वे दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं, तो सर गैरसैंण में मैं रुकाया गैरसैंण के लिए, आप बताइए ना। सर्वसम्मति किससे और सर्वसहमति से इस बात का निर्णय हुआ है कि सत्र को आउट किया जाए। और आप अरे आप किस बात का आपको वैसे अमनदीप संजीव वर्मा जी का कहना है केवल भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है कि हम सब पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहते। देखिए, अभी जैसे बहुत हौस पौस वाला मामला मैं समझ सकता हूँ, मेरा जो मानना है, अभी संदीप जी ने कहा कि हम गैरसैंण जब राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है और उसके लिए जब वहां विधानसभा सत्र रखने की बात हो रही है, तो विपक्ष से भी पूछ रहा है, लेकिन जब वो कानून लाया जाता है तो पक्ष विपक्ष नहीं पूछता है। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को कवर करने का कार्य जिस प्रकार से माननीय प्रवक्ता कर रहे हैं, अभी मैं इनकी लिस्ट सुन रहा था, ये पूरे देश की बात कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारा किसान, आज हमारे देश का अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा है तो मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, आज 5 लोकसभा सीटों की बात यहाँ चल रही है, लेकिन मान्यवर क्या कर रहे हैं? मान्यवर बता रहे हैं लिस्टें पूरे देश की, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे शासन में अभी भी घोटाला नहीं हुआ। आगे के प्रदेश के अंदर घोटाले हुए, आप मुझे बता दीजिए। त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार के अंदर कोरोना काल में घोटाला हो रहा है, का घोटाला होता है, हमारे युवा बेरोजगार है, पुलिस भर्ती का घोटाला होता है, घोटाला होता है। आप किस बात आप कहाँ को आप करने का प्रयास कर रहे हैं? ढकने का काम हमने जांच करवाई है, कार्यवाही कराई है श्रीमान जी। अमनदीप जी बोलिए। आपके पास बताइए, आप तो दूसरे में भी घुस जाते हो, आपके पास भी समय होता है, आप तो सबसे सीनियर आदमी और सबसे बड़ी पार्टी को आपको बड़ा दिन रखना चाहिए, बोलने दीजिए, बच्चा आपके साथ छोटा है। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, मैं इनके सामने बहुत छोटा हूँ, बच्चे बराबर उनका। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आज अगर विपक्ष को वैसे ही बोलने नहीं देते हैं, ये इनकी आदत नहीं है, सभी की आदत है। यहाँ तक कि विपक्ष, अगर देखिए अभी जैसे मान्यवर ने कहा
कि क्यों नहीं आज के अखबारों में छपता कि फलाना घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। अरे आप प्रदेश शासन आप कर रहे हैं, स्टेट से लेकर सेंटर तक आप हैं। आप हमें ये बताइए, हमारे प्रदेश के अंदर UPSSC घोटाला होता है, हमारे प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाले होते हैं, हमारे प्रदेश के अंदर आपके सरकार भी जब कोरोना काल में घोटाला हो जाता है, तो आप कौन सा आप अपने ऊपर मैं समझता हूँ कि कंबल डालने का कार्य कर रहे हैं, बता रहे हैं, छुपा रहे हैं अपनी चीजों को। आज हमारे देश का किसान बॉर्डर पे दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, आज अपनी मांग को रख रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो दौरे पर है। जैसे किसान हमारा आज देश के बॉर्डर पे बैठा, बॉर्डर पे बैठा, लेकिन दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर यात्रा पे निकल गए। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? और देखिए मेन मुद्दा ये है, जो लोकसभा चुनाव में भी बात कर रहे थे, और 5 सीटों पर चुनाव की बात हो रही है। तो मेरा मानना यह है, हमारा उत्तराखंड देश से बाहर नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपने मेरे को बोला। दूसरी बात, आप हमारे जनहित के मुद्दों पर बात कीजिए। हमारे जनहित के मुद्दे क्या है, हमारे युवाओं के मुद्दे क्या है, हमारी जनता क्या आपसे मांग रही है, आप सुनते किसी की है नहीं। अगर विपक्ष बोलता है तो मुकदमे कर देते हैं। अभी भी विपक्ष बात के बोल रहा है, चाहे मैं हूं चाहे नेहा जी हो, लेकिन आपको अपना इंटरेक्शन इतनी मजबूती से डालना है कि सामने वाला आदमी अपनी आवाज को और बोले। क्यों सुनने को तैयार नहीं संजीव वर्मा जी? बड़ा दिल रखिए, बड़ी पार्टी है, क्यों नहीं सुनना चाहते? जवाब देने की बात तो दूर है, सुनना तो सीखे साथ बड़े लोग हैं आप लोग, बड़ी पार्टी है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभवी लोग हैं, तो सुनिए ना। दोनों आपके सामने युवा बच्चे बैठे हैं, मेरे मुंह से बच्चे भले निकल रहा है, लेकिन दोनों युवा हैं, मेरे से भी उम्र में छोड़े हैं इसलिए बच्चे निकल गया, युवा है दोनों, भविष्य इस प्रदेश का, तो सुनिए ना साहब। संजय जी देखिए, पूर्ववर्ती जो की सरकारें उसमें परिवार पलते थे, परिवारवाद हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था। भाजपा में नहीं है, भाजपा में नहीं। हमारी 10 साल की सरकार पूरी तरह से बेदाग सरकार है हमारी। अब अभी मेरे छोटे अरे श्रीमान, अरे मेरी बात तो बिल्कुल परिवारवाद है। कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकली, लालू यादव अपने परिवार से बाहर निकले, अखिलेश यादव अपने परिवार से बाहर निकले, ममता बनर्जी अपने परिवार से बाहर निकली। आप बताइए ना, तो वो अरे भाजपा वो तो अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार के लिए एक सत्ता भोग रहे हैं और परिवार को ही पाल रहे हैं, परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। देश की किसको चिंता है? भारतीय जनता पार्टी जहां पर राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए हमने जीना है, राष्ट्र को हमने आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को हमने विकसित करना है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमने भारत को खड़ा करना है। 11वें नंबर से 5वें पे आ गए हम सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा तीसरा लेकर सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, फिर आप केवल एक मोदी जी के सारे सत्ता में आने क्यों कर रहे हैं जी? मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, आपको सुनिए तो श्रीमान, आप सुनने का मोदी जी का बता दो अभी। आप पहले मेरी बात सुनिए, अभी आपने आपको बहुत आपत्ति है, अगर देश उन्नति कर रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है, तो हमारे विपक्ष को आपत्ति हो रही है। जहां देश का डंका बज रहा है पूरे विश्व भर में, आज अखबार में आया है कि ब्रिटेन और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रखी हैं और भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, हम 5वें से तीसरे नंबर पाने आने के लिए बहुत तरीके से उन्नत है। अरे संजय जी, पहले आपने उत्तराखंड की बात करी, उत्तराखंड की बात करी। अभी मेरे छोटे भाई कह रहे थे घोटाले या कोई घपले या भ्रष्टाचार की बात। आपकी सरकारें जब होती थी जितने तमाम घोटाले हुए, चाहे सिडको घोटाला हुआ, NH घोटाला हुआ, पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, और तमाम घोटाले में बहुत लंबी लिस्ट है, समय पूरा हो जाएगा। इनके समय पर जितने घोटाले हुए, इनकी सरकारों ने उन पर चादर कंबल डालने का काम किया, उनको छुपाने का काम किया। आपने एक सिंगल घोटाले के ऊपर कार्यवाही नहीं करी। हमारी सरकार ने
उनके ऊपर उनकी जांच भी कराइए, उनके ऊपर कार्यवाही भी करिए और उत्तराखंड को पूरी तरह से मौके मुक्त करने का हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जी, काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल है, सबसे बड़ी पार्टी तो है, नो डाउट। सबसे ज्यादा उनके सांसद है, नो डाउट। सबसे ज्यादा 10 वर्षों से सबसे कम आरोप इनकी पार्टी पे लगे हैं, सबसे कम घोटाला। फिर आज ये क्यों जो सांसद है उसके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते? ये आपसे बार-बार अब मुझे लगता है कि सहनशीलता के साथ मैं संदीप वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने बस आपके साथ 1 मिनट आपका समय। राष्ट्रीय पार्टियां जहाँ है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के हैं, चट्टे बटे। तो देखिए, जहाँ पे ये बहुत विकसित किया है इन्होंने हमारे प्रदेश को, सही बात है, और वो दिख रहा है क्योंकि जगह जगह आप जाके देखिए कंक्रीट के ढेर लगे हुए हैं, वहां पे उनकी वजह से जाम लगा हुआ है। मैं तो लेट हो गई थी आज। तो देखिए विकसित तो इन्होंने बहुत। अरे स्मार्ट सिटी आपको आप